नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में तेजी आती जा रही है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम इस हादसे की जांच कर रही है। जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त SOP तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों के ब्लड और DNA सैंपलिंग की जा रही है। विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी DNA सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे से देश भर में शोक का माहौल। हादसे में मारे गए लोगों को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा आयोजित की गई। तमिलनाडु के त्रिची के एक स्कूल के बच्चों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि ये त्रासदी हाल के दिनों में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्नाटक के हावेरी के सर M विश्वरैया स्कूल के 500 से ज्यादा छात्रों और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने मौन रखा, मोमबत्तियां जलाई और पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। श्रीलंका के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसांथा रोड्रिगो समारोह के मुख्य अतिथि रहे। 419 युवा सैन्य अफसर भारतीय सेना में शामिल हुए। कुल 451 कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 32 अन्य देशों के कैडेट भी हैं। CBI एक ड्रग तस्कर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाने में सफल रही है। ताहिर सलीम डोला नामक ड्रग तस्कर की मुंबई पुलिस को तलाश थी। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी किया गया था। शुक्रवार को डोला को दुबई से उड़ान संख्या AI 984 से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। डोला पर महाराष्ट्र के सांगली में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री संचालित करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्तियों को अटैच किया है। साथ ही सुकमा जिले में स्थित कांग्रेस भवन को भी जब्त किया गया। ED ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5.5 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस कार्यालय की 68 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। कार्रवाई पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय ED ने जब्त किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ था। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों से पुलिस रिमांड के खत्म होने तक पूछताछ जारी रहेगी। पूर्वी खासी हिल्स जिला SP विवेक CM ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरत पड़ने पर और रिमांड की मांग भी की जाएगी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रताप राव जाधव शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत और विदेश से योग गुरु, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, व्यापारिक दिग्गज, शोधकर्ता और दुनिया भर से विशिष्ट लोग भाग लेने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए शुक्रवार को 50 यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन से रवाना किया गया। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने जत्था रवाना करने के बाद कहा कि ये पवित्र यात्रा है जो सीमाओं के पार भारत की जीवंत सभ्यतागत संबंधों का प्रमाण है।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 श्रद्धालुओं का चयन किया गया। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने चयनित श्रद्धालुओं और यात्रा को लेकर सरकार की ओर से किए गए इंतजामों के बारे में भी जानकारी दी। इस साल ये यात्रा 15 जून से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी व अन्य चुनौतियों की वजह से ये यात्रा 5 वर्षों से रुकी हुई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित राजभवन में श्री अमरनाथ यात्रा पर समीक्षा बैठक की। उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार सुरक्षा तंत्र और उपायों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में नागरिक प्रशासन, पुलिस, सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने टोलोलिंग टॉप पर एक अभियान का नेतृत्व किया, जहां ऑपरेशन विजय के बहादुर भारतीय सैनिकों ने 1999 के भारत पाक युद्ध में चोटी को पुनः प्राप्त किया था। भारतीय वायुसेना ने भी इस प्रयास को अपना समर्थन दिया है और अभियान के लिए अधिकारियों और वायु सैनिकों को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास भवन में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। लगभग 10 लाख कीमत की अवैध शराब उनके पास से पकड़ी गई। ये शराब वो बिहार लेकर जा रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पीडब्ल्यूडी की लंबित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रोजेक्ट को तत्काल पूरा किया जाए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में ओडिशा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर विकास वाहन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज मुंबई में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इटली के प्रमुख विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र के एम्स नागपुर में एम्स कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कॉन्क्लेव को संस्थागत सहयोग, स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। दीवा मुब्रा ट्रेन दुर्घटना में मध्य रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया। मध्य रेलवे ने घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय अपने क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर है। इस दौरान ओम बिरला कल अमर शहीद नानक झील आदिवासी विकास मेले में भी शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी। भारत और मंगोलिया के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट 2025 नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के भोसरी इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पिंपरी चिंचवाड़ अग्निशमन विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पानी में डूबे कुछ वाहनों को बाहर निकाला। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश से गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली। तमिलनाडु में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। नागपट्टिनम में कल तेज हवाएं, गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हुई। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। कई जगहों में जल भराव की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केरल में भी बारिश का दौर जारी है। तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश हुई।
आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होने के आसार हैं। कन्नूर में जिला कलेक्टर ने भारी बारिश की चेतावनी के कारण आंगनबाड़ी, व्यावसायिक कॉलेजों और ट्यूशन सेंटरों सहित शैक्षणिक संस्थानों के लिए आज और कल अवकाश की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। धर्मशाला में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शिमला के कई हिस्सों में बारिश हुई। गर्मी से बेहाल हो रहे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर इस बारिश से खुशी नजर आई। सरोवर नगरी नैनीताल में शुक्रवार को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं बारिश के चलते नैनीताल में यातायात और जनजीवन प्रभावित रहा। मध्य प्रदेश में इन दिनों आसमान का मिजाज कुछ अलग ही करवट ले रहा है। सूरज की तपिश और बादलों की बूंदें एक साथ अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही हैं। ग्वालियर में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में गर्मी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में लू, तेज लू और रात में गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। और इसी बीच एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। डीएच की हरी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जून को समाप्त हुए सप्ताह में $5.17 बिलियन बढ़कर $696.66 बिलियन हुआ। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान सोने के भंडार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोना $1.58 अरब बढ़कर $85.88 अरब हुआ है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत हुआ है क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर के प्रमुख संकेतकों में सुधार जारी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी एक्सटर्नल फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसा है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1.06 लाख रुपए प्रति किलो को पार कर गई। अदानी सीमेंट और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी वाले निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया। इस साझेदारी के तहत अदानी सीमेंट अपने B2B आउटरीच को मजबूत करने के लिए क्रेडाई के 13,000 से ज्यादा डेवलपर्स के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का लाभ उठाएगा, जबकि क्रेडाई के सदस्य अदानी सीमेंट के उद्योग अग्रणी समाधानों से लाभान्वित होंगे। दक्षिण एशिया के लिए ब्रिटेन के व्यापार आयुक्त हरजिंदर कांग ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से 25.5 बिलियन पाउंड का अतिरिक्त व्यापार मूल्य संभव होगा। कर्नाटक के विशाल एवं मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 115 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे 6,57,660 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ। किसान रजिस्ट्री से जुड़े प्रमाणीकरण के जरिए ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच के लिए 4 राज्य
महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के जरिए किसान रजिस्ट्री से जुड़े प्रमाणीकरण की सुविधा से ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच मिलेगी। इसमें कागजी कार्रवाई कम होगी और पूरे भारत में छोटे तथा सीमांत किसानों को फायदा होगा। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और चौथे सबसे बड़े गैस खरीदार भारत के पास आने वाले महीनों के लिए तेल एवं गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य ऊर्जा विभाग को हरित ऊर्जा विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। देवेंद्र फडणवीस ने समयबद्ध योजना के जरिए बिजली वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा, नागरिकों को सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 10 साल में मछली उत्पादन में 134% और मत्स्य पालन क्षेत्र में 103% की वृद्धि है। उसमें अंतर्देशीय मछली पालन का योगदान सबसे ज्यादा है। छोटे व मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें सहूलियतें देने के लिए योगी सरकार प्रदेश के 11 जिलों में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को जमीन मिलेगी, सुविधाएं और रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साप्ताहिक नीलामी में 30 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए सभी बोलियों को रद्द किया। कहा, यील्ड पर सहमति नहीं बनी। फॉक्सकॉन ने मार्च से मई के बीच भारत से $3.2 अरब के आईफोन अमेरिका को भेजे। एप्पल चीन के टैरिफ से बचने के लिए भारत में उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ा। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 5 सालों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिकी डॉलर में 18% का वार्षिक रिटर्न मिला है, जो वैश्विक बाजारों में सबसे ज्यादा है। वहीं मई 2025 में चीन के बाजारों में 2% की गिरावट आई, जिससे ये महीने के अंत में नुकसान में रहने वाले कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में से एक बन गया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायल ने ईरान पर फिर से हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि इजरायल लड़ाकू विमानों ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया, साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। इजरायल ने कहा कि हम ईरानी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो वहीं ईरान ने कहा कि इजरायल और अमेरिका को इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने बड़ा पलटवार किया। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गई हैं। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगी और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज हवाओं की आवाजें भी सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने एक अपने बयान में कहा कि कुछ देर पहले इजरायल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए, नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजरायल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैकॉय पेट्स ने कहा कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही अमेरिका को इजरायल के शुरुआती हमलों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं था। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण अगले हफ्ते प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के एक
महत्वपूर्ण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। इजरायल और फिलिस्तीन के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। वहीं फिलिस्तीन ने उम्मीद जताई है कि यह सम्मेलन लंबे समय से बंद पड़ी शांति प्रक्रिया को बहाल करने में मददगार साबित होगा। इजरायल और ईरान के बीच टकराव को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से ताजा स्थिति पर बात की। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कोविड-19 के 15 नए मामले भी सामने आए। लॉर्ड्स में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने दूसरी पारी में यादगार शतक लगाया। ये उनका 8वां टेस्ट शतक है। टेस्ट मैच की चौथी पारी में ये उनका तीसरा शतक। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 207 रन बनाए। स्टार्क और हेजलवुड ने आखिरी विकेट के लिए 59 रन जोड़े। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने म्यूनिख में जारी शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुरुचि ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को 3-2 से शिकस्त दी। यूरोप दौरे पर भारतीय टीम ने अपना लगातार तीसरा गेम जीता है। शीर्ष वरीय शिनवेन झेंग ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। झेंग ने लोकल फेवरेट एमा राजुकानु को हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई। अमेरिका की मेडिसन कीज भी क्वींस क्लब के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मेडिसन कीज ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए डियाना को मात दी। अमेरिका के रैली ओपेल्का ने रॉस मेलन ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ओपेल्का ने उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीय डेनिल मेदवेदेव को हरा दिया। शीर्ष वरीय और लोकल फेवरेट अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ज्वेरेव का मुकाबला अब बेन शेल्टन से होगा। कनाडा के फेलिक्स ऑगर ने स्टुटगार्ट ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। फेलिक्स ने जर्मनी के जस्टिन एंजल को मात दी। क्लब वर्ल्ड कप के पहले मैच में आज लायनल मेसी की इंटर मायामी का सामना अल अहली से होगा। इंटर मायामी की टीम कई प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है। लायनल मेसी क्लब वर्ल्ड कप को लेकर काफी उत्साहित है। मेसी का कहना है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्लब्स के साथ मुकाबला करना एक रोचक अनुभव है। बोका जूनियर्स ने के डिफेंडर आयटन कोस्टा क्लब विश्व कप में हिस्सा ले पाएंगे। कोस्टा का वीजा पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 26 दिन का स्पेशल वीजा मिल गया है। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल ने बायर लेवरकुसेन के फ्लोरियन वर्ट्स को साइन किया है। माना जा रहा है कि लिवरपूल ने वर्ट्स को 136.3 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड राशि में खरीदा है। और रियल मैड्रिड ने अर्जेंटीना के क्लब रिवर प्लेट के 17 वर्षीय मिडफील्डर फैंक्रो के साथ 6 साल का करार किया। फैंक्रो पिछले साल फरवरी में रिवर प्लेट के सबसे युवा स्कोरर बने थे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।